हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूफ करना। और साथ ही साथ बच्चों हम लोग आज की क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि 2 + √3 या 5 + 3√2 इन इरेशनल्स नंबर को हम लोग ठीक है कैसे कंट्राडिक्शन मेथड से इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो आइए देर न करते हुए ठीक है सबसे पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम हम लोग √3, √5, √2 ऐसे इरेशनल्स को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से क्या प्रूफ कर सकते हैं, इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सुनिए भाई, ये जो थ्योरम है बच्चों, ठीक है, इस थ्योरम का सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट तो लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, लेकिन हमको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना पड़ेगा तो ही आपको ये थ्योरम समझ में आएगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। ठीक है, बस केवल रट्टा मारना होगा। देखिए स्टेटमेंट में एक बार पढ़ दे रहा हूं, सुनो क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में बच्चों बोल रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ध्यान देना, ठीक है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अच्छा, यहां पर देखो पी क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। बात समझना, यहां पर जो पी है प्राइम नंबर है और कह रहा है यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को। अच्छा, ए क्या भाई, यहां पर लिखा भी है ए कोई पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब कि जब कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 100% ये जो प्राइम नंबर पी है ना, उस इंटीजर को भी अर्थात ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अर्थात स्टेटमेंट तो आपने देख लिया, स्टेटमेंट तो आपने देख लिया, इसका क्या मतलब भाई, अब सुन इसका क्या मतलब है। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अब बात समझना। देखो, जैसे आपने देखा कि p अगर कोई प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्राइम नंबर है p उस इंटीजर अर्थात a को भी डिवाइड करेगा। इसका कहने का मतलब क्या, चलो कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं 5 भी एक प्राइम नंबर है। अगर 5 किसी प्राइम नंबर के, ठीक है, देखो 5 प्राइम नंबर है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ध्यान देना, 5 भी क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो क्या 5 के स्क्वायर 25 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब 100% ये जो 5 प्राइम नंबर है इस इंटीजर 5 को भी क्या करेगा, डिवाइड। ये जो सिंबल में ऐसे खड़ी पाई लिख रहा हूं, ऐसे करके मतलब खड़ी लाइन ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब बच्चों होता है, याद रखना, इसका मतलब होता है डिवाइड्स। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, डिवाइड्स ही होता है, कुछ और नहीं होता है, समझ रहे हो। जैसे 5 ऐसे लिख दिया, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, सर डिवाइड्स लिख रहे हैं। बात समझ रहे हो ना। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, एक 2 क्या बच्चा, प्राइम नंबर है, और 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, 2 डिवाइड्स किसको कर रहा है, मान लो, ठीक है, 4 के स्क्वायर को। ध्यान देना, 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, 4 के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 16 को डिवाइड कर रहा है। तो 100% ये प्राइम नंबर 2 इस 4 अर्थात इंटीजर को भी क्या करेगा, 100% डिवाइड करेगा। अब सुनो, जैसे इधर यहां से समझना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अच्छा देखो 3 मान लो कि डज नॉट डिवाइड्स 5 का स्क्वायर। बात समझना, ऐसे लिख करके ऐसे कट कर दोगे, इसको पढ़ा जाएगा डज नॉट डिवाइड्स। तो 3 डज नॉट डिवाइड्स 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 को क्या 3 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब कि 3 भी इस इंटीजर 5 को क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। समझ लो कि नहीं, 3 5 के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता तो 100% 3 प्राइम नंबर इस 5 को भी करता, लेकिन यहां पर 3 5 के स्क्वायर अर्थात 25 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 100% ये 3 प्राइम नंबर इस इंटीजर को डिवाइड नहीं करेगा। ये इस थ्योरम का मतलब था। यहां पर देखो क्या है कि 5 के स्क्वायर अर्थात 25 को डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि 25 में 5 के डिवाइड करोगे तो 5 5 25 कट जाएगा। इसका मतलब 5 इस इंटीजर 5 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर 3 किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वह प्राइम नंबर 3 उस इंटीजर को भी डिवाइड नहीं करेगा। करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। समझ गए, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। अभी आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मिलेगा, देखो जैसे 2 डिवाइड्स किसको, ए स्क्वायर। ए क्या है,
कोई ए क्या है, कोई इंटीजर है। तो अगर 2 क्या है, प्राइम नंबर। अगर 2 किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है, अगर मैं क्वेश्चन में अगर लिखूं कि 2 डिवाइड्स करेगा उस इंटीजर को भी, तो समझ जाना कि ये तो थ्योरम होती है, एनसीईआरटी की थ्योरम 1.2 यही बोलती है कि अगर 2 कोई प्राइम नंबर है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर 2 उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.2 यही बोलती है। समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप लोगों ने देख लिया। और सुन लो, एक चीज मैं आपको यहीं पर और बता देना चाहता हूं बच्चों, अगर 2 किसी इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, बात समझो, थोड़ा सा इधर समझो। मान लो 2 किसी इंटीजर, मान लो किसको, 4 को डिवाइड कर रहा है, तो इसको मतलब लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू सी, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। जरा समझो, 2 डिवाइड्स 4 का मतलब क्या हुआ, देखो 4 अपॉन 2, देखो 2 डिवाइड्स 4 का मतलब क्या हुआ, अगर 2 अगर 4 को डिवाइड करेगा तो 100% सी एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो जो 4 इज इक्वल टू, ध्यान देना, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू सी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सी इज नथिंग बट कोसेंट, सी क्या होगा, कोसेंट की वैल्यू होगी भाई, 4 में 2 का डिवाइड करोगे, 2 दूनी के 4, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। ये सी की वैल्यू 2 के लिए ये जो इक्वेशन होगा वो क्या करेगा, 100% सेटिस्फाइड करेगा। तो कल के डेट में अगर कहीं लिखा 2 डिवाइड्स ए, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई अब ए में जब 2 का डिवाइड्स कर रहे हो, इसका मतलब हुआ कि सी एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जो, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2c, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और c की वैल्यू और कुछ नहीं होगी बल्कि कोसेंट ही होगी, क्योंकि देख लो a में जब 2 को डिवाइड करोगे, ठीक है, इसका मतलब कि एग्जैक्टली अगर डिविजिबल है तो कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट ले सकते हो, सी आपका क्वोशेंट ही है। तो याद रखना, अगर 2 डिवाइड्स ए है तो मैं कल के डेट में अगर लिखूं कि a इज इक्वल टू 2c, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर c, तो समझ लेना कि ये सही है भाई। जबकि a डिविजिबल है 2 से, तो a इक्वल टू 2c लिखा जा सकता है, जहां c क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। इतनी सारी बातें अगर आप जानते हो तो बच्चों अब √5 को रूट क्या नाम है 3 को √2 को अब इरेशनल आप प्रूव कर सकते हो। इन सब को हम लोग इरेशनल प्रूव करेंगे किस मेथड से बच्चों, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। क्लियर है, तो आइए हम लोग देर न करते हुए हम लोग चलते हैं, डायरेक्ट प्रूव करते हैं। तो सुनो, उससे पहले मैं बता दूं कि देखो ये थ्योरम थे, ठीक है, इस थ्योरम जो एनसीईआरटी की थ्योरम है वो बेटा 1.2 थ्योरम, इसको याद भी रखे रहो कि एनसीईआरटी की 1.2 थ्योरम है। 1.1 थ्योरम थी हम लोगों की, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी, और एनसीईआरटी की जो बेटा दूसरी थ्योरम जो कि 1.2 थ्योरम है, ठीक है, यही वाली थ्योरम है, इसको याद रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर सब प्रूफ किया गया है, प्रूफ आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस इसको समझना था, समझने से हमारा काम हो जाएगा। अब सुनो बहुत ध्यान से देखो, यहां पर बच्चों √2 को इरेशनल प्रूफ किया गया है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और √3 को इरेशनल प्रूफ किया गया है, मैं आपको √5 वाला करके दिखा दे रहा हूं। √5 वाला एक जान जाओगे तो बाकी उसी की बेसिस पर कोई भी आप कर सकते हो, बट एक आपको जानना होगा। तो बात समझो, चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूं। सुनो, मैं आपको √5 को इरेशनल प्रूफ करने जा रहा हूं, बाकी 2 तो लिखा गया है। देखो क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रूव दैट, ध्यान देना, क्वेश्चन दिया रहेगा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको प्रूफ करने के लिए देगा कि प्रूफ करिए कि जो √5 है वह आपकी इरेशनल क्या है, नंबर है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, और याद देखो √5 वाला हर साल एग्जाम में पूछ रहा है, 2025 के भी एग्जाम में सेक्शन बी में बच्चों 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब की बार भी हर एक सेट में, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बच्चा आपका √5 वाला इरेशनल प्रूफ करने के लिए दिया था। 2024 2023 लगातार आपका √5 वाला पूछ रहा है, इसलिए बेटा, ठीक है, और 2025 और 26 के सेशन में भी पूछा जाएगा, इस बात की श्योरिटी है, इसलिए इसको आप आराम से देखिएगा। सुनो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रूव दैट जो √5 है वह क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है भाई कि इसको इरेशनल प्रूव करना है, और हम लोग इसके अगेंस्ट √5 को रेशनल मान के काम करेंगे, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ठीक है, कि कॉन्ट्राडिक्शन एराइज होने लगेगा। क्यों, क्योंकि रेशनल मानने से, इसलिए हमको लास्ट में बोलना पड़ेगा भाई कि √5 रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। इसी मेथड को हम लोग, इसी प्रोसेस को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। आओ हम लोग करके देखते हैं। सुनो बोर्ड एग्जाम में देखो लिखना कैसे है, ठीक है, यही प्रक्रिया आपको सीखने, लिखना कैसे है,
ठीक है। भाई इसको प्रूफ करेंगे तो लिखित फॉर्म में प्रूफ करना होगा, वो सारी प्रक्रिया आपको सीखनी होगी। तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, करेक्ट मेथड, ठीक है, लिखना सिखा रहा हूं, कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। आओ सुनो, सबसे पहले आप मानोगे, ध्यान देना, लिखोगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, इफ पॉसिबल, ठीक है, सबसे बेस्ट स्टेप आपको बता रहा हूं, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो सके, लेट मैंने मान लीजिए, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर, यदि संभव हो सके तो मान लीजिए √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। आपको बोर्ड एग्जाम में बेटा ऐसे पहला स्टेप ऐसे ही लिखना है, इफ पॉसिबल, फिर लिखोगे कामा, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर, फिर आगे लिखोगे बेटा एंड, क्या लिखोगे, एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, बी A/B। और आप मान लोगे कि मान लिया जाए कि भाई √5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो मान लो कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वह A/B होगा। फिर कामा देके वेयर, अब A और B को मेंशन कर दो कि A और B हैं क्या। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इस सिंपल सी बात है कि ए बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब कि ए और बी यहाँ पर क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। वेयर ए एंड बी लिखना पड़ेगा, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स बच्चों, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, फिर लिखोगे हैविंग इंटीजर्स, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक, अदर देन, ठीक, 1 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात आपको बेटा लिखनी ही पड़ेगी। सुनो, ए बी क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपने A/B को जानते हो क्या हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में माना है। जो A/B रेशनल नंबर माना है √5 को सिंपलेस्ट फॉर्म में माना। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब बेटा ये होता है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं होगा, ठीक है, अर्थात ए और बी क्या होंगे, को प्राइम। आप चाहे ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिखने के बजाय आप ए भी लिख सकते थे कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। लास्ट में हम ये प्रूफ कर देते कि ए और बी को प्राइम नहीं है। इसका मतलब कि हमारा √5 को रेशनल मानना ही एजम्पशन, √5 को एजम्पशन करना कि वो रेशनल है, ये हमारा एजम्पशन गलत हो गया। इसका मतलब √5 रेशनल नहीं होगा, ठीक है, बल्कि क्या होगा, इरेशनल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ए बी को आप को प्राइम मानो या सिंपल इसको को प्राइम, कोई दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो लास्ट में ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं है, इसी लाइन का लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन एराइज होने लगेगा। इसका मतलब कि ये रेशनल नहीं होगा, इरेशनल। अपनी बातों को मैं रखूंगा आगे चल के, वो सारी कहानी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए बी इंटीजर्स है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन। इसका मतलब यही है भाई कि एक के सिवा ए बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब ए और बी असल में को प्राइम है, ठीक है। अब लिखोगे, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, अब लिखोगे नाउ। क्या लिखोगे बच्चा, नाउ लिखोगे। नाउ लिखने के बाद आपको ना, आपने देखा था कि √5 को A/B के फॉर्म में माना था, आपने A/B को A/B के फॉर्म में माना था, बात समझना। √5 को आपने माना है कि रेशनल नंबर है, वो किसके इक्वल है, A/B के इक्वल है, तो हमने A/B के इक्वल मान दिया, ठीक है। अगर आप लोग ब्रैकेट में आप लिखना भी चाहते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं ऊपर ही लिख चुका हूं कि ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब भाई ए और बी को ही प्राइम, ए बी को प्राइम का मतलब कि दो ऐसे नंबर्स जिसका HCF 1 होता है उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं हो, अगर वहां पर लिख चुके हैं तो यहाँ पर लिखने की या मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो, √5 को हमने A/B के इक्वल माना था, अब क्या करोगे, उसके इक्वल लिख दोगे। अब यहाँ पर जो अगला स्टेप है बच्चों, आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो √5 का स्क्वायर करोगे बच्चा तो हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद इधर का स्क्वायर करोगे तो A/B का क्या हो जाएगा, इधर देखो होल स्क्वायर, या कर ही दो √5 का स्क्वायर, लो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट में लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपको लिखना पड़ेगा, प्रोसेस है, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस को बच्चा आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, ठीक है। तो दोनों तरफ के स्क्वायर कर दोगे तो भाई √5 का स्क्वायर सबको पता है कि 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा बेटा A² और अपान के क्या हो जाएगा, अब B² हो जाएगा, सिंपल। अब बात समझो,
इसके अपन 1 मान के आप क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना, हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5 इंटू बी स्क्वायर। देख लो भाई, ए स्क्वायर का 1 में करोगे ए स्क्वायर, 5 का बी स्क्वायर में करोगे 5 इंटू बी स्क्वायर। अब इसको बेटा आप लोग इक्वेशन क्या मान लेना, फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप लोग मान लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। अब बात समझना, अब थोड़ा सा जरा समझो कि ए स्क्वायर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 इंटू बी स्क्वायर के। बात समझना, मैं थोड़ा सा इधर समझा रहा हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं। ए स्क्वायर किसके बराबर है, 5 बी स्क्वायर के। अगर मैं यहां पर लिख दूं बेटा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन के 5 लिख सकता हूं, कहोगे सर लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपन के 5। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो ए स्क्वायर है बेटा इस प्राइम नंबर 5 से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, कहोगे सर 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब 5 जब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन के रूप में क्या दिया हुआ है, वह बी स्क्वायर दिया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना। क्या मैं लिख सकता हूं कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूं क्या 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहां से देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर था, 5 को हमने नीचे कर दिया तो ए स्क्वायर अपन की 5 इक्वल बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ए स्क्वायर में 5 का डिविजिबल हो रहा है तो क्वेश्चन कितना मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब कि 5 किसको ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखो जो 5 है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। देखो यहां से देख सकते हो कर ही रहा है, क्योंकि देखो ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, 5 बी स्क्वायर के इक्वल है। और सुनो अब 5 बी स्क्वायर बेटा 5 से अगर डिविजिबल होगा तो 100% 5 क्या होगा, 5 क्या करेगा, ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि 5 बी स्क्वायर 5 को क्या 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 डिवाइड्स करेगा 5 बी स्क्वायर को। ठीक है, अब 5 बी स्क्वायर ही किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ए स्क्वायर को भी डिवाइड्स करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसको समझाने के लिए मैं आपको ठीक है इधर समझाया। अब बात समझना, थोड़ा सा रीजन लिखना पड़ेगा क्यों कि क्यों 5 ए स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा। आप लिखो कि जो 5 है बेटा डिवाइड्स कर रहा है 5 बी स्क्वायर का। देखो 5 बी स्क्वायर में 5 का डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। और तुमको पता है कि बेटा जो है आपका 5 बी स्क्वायर, ठीक है इधर एंड लिख देना, एंड जो 5 बी स्क्वायर है वह किसके इक्वल है, कहोगे सर ए स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब 5 भी डिवाइड्स करेगा ए स्क्वायर को। बहुत ध्यान से समझो, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं। 5 बी स्क्वायर ठीक है 5 से क्या है डिविजिबल है, तो इसका मतलब 5 बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दो। क्यों, क्योंकि 5 बी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स किसको करेगा, ए स्क्वायर को भी करेगा। मैंने समझा दिया, अपनी बातों को रख दिया। आशा करते कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। बात समझना, तो यहाँ पे देखो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो, अभी हम लोग थ्योरम 1.2 पढ़े थे कि अगर 5 कोई प्राइम नंबर है वह किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% ये जो 5 प्राइम नंबर है इस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसको आप लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 2। और आपने जस्ट अभी पढ़ा कि भाई देखो 5 ठीक है किसी इंटीजर ए को डिवाइड कर रहा है। देखो 5 किसी इंटीजर ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 100% सी कोई इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जो a इज इक्वल टू 5 इंटू सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहां c क्या होगा, एक इंटीजर होगा और c इज नथिंग बट कोसेंट। देख लो भाई a में जब 5 के डिवाइड करोगे ठीक है तो 100% c एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोसेंट को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर c कोई क्या होगा, किसी भी इंटीजर के लिए ये आपका ट्रू होगा। तो देखो 5 डिवाइड्स a, इसका मतलब लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5 इंटू c वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। जहां पर c क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, c क्या होगा, कोई भाई इंटीजर होगा, ऐसे वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, जहां c क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। अब बात समझना सब, अब बात समझना। अब देखो अब a की वैल्यू 5c इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको पुट करनी। इतना करने के बाद a की वैल्यू 5c इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट इसमें पुट कर देना। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर, देखो इक्वेशन फर्स्ट आपका है a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो जहां भी a होगा वहां पर 5c रख दो। देखो यहाँ पर a है,
यहाँ 5c रख दो, तो 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 5b स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करो तो 25c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना के 5b स्क्वायर, काटो 5 एक कम 5, अब 5 पचे 25, तो क्या मिला 5 इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया बी स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5c स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर देखो आया बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आया, या सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कहोगे सर बी स्क्वायर अपान के 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ भी देखो बी स्क्वायर किस 5 से क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में क्या आ रहा है सी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब बच्चों लिख सकते हो ये जो 5 है डिवाइड्स करेगा बी स्क्वायर को, क्यों डिवाइड्स करेगा देख लो, ठीक है, जो बी 5 क्या डिवाइड्स किसको कर रहा है बी स्क्वायर को, तभी ना क्वेश्चन यहाँ पर सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रीजन लिखना है तो ब्रैकेट में रीजन ऐसे लिखेंगे, क्योंकि बेटा जो 5 है डिवाइड्स कर रहा है 5c स्क्वायर को, देखो 5c स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है ना, और आपको पता है कि जो 5c स्क्वायर है वह किसके इक्वल है बी स्क्वायर के इक्वल है, किसके इक्वल है बी स्क्वायर को इक्वल है। इसका मतलब कि बी स्क्वायर भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, अर्थात 5 क्या करेगा बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 5c स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब 5c स्क्वायर एग्जैक्टली किसके इक्वल है बी स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब कि 5 बी स्क्वायर को भी क्या करेगा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। मैंने आपको यहाँ भी समझाया, ठीक है, समझने का अलग अलग तरीका बेटा, बस समझने की चीज है, रट्टा नहीं मारो, समझो चीजों को तो फिर स्टेप लिखना आसान हो जाएगा। अच्छा 5 कोई प्राइम नंबर है, वह क्या किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 5 प्राइम नंबर उस इंटीजर को डिवाइड करेगा। अगर रीजन लिखना है तो आप लिख देना यूजिंग थ्योरम 1.2, यूजिंग THEOREM, यूजिंग थ्योरम 1.2, यही रीजन लिख दीजिए। और यहाँ भी वही रीजन लिखेगा, 5 किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग यूजिंग थ्योरम, यूजिंग THEOREM, यूजिंग थ्योरम 1.2 आप यहां भी लिख सकते हैं। यूजिंग थ्योरम 1.2 अगर नहीं लिखना तो आप कैसे लिख सकते हो, लिख देना, ठीक है, 5 इज द प्राइम नंबर और 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए, आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसको लिखना थोड़ा सा लंबा होगा, क्या लिखोगे, ठीक है, 5 इज द प्राइम नंबर तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए, आप ऐसा भी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन इतना लंबा लिखने हम क्यों जाए, सबसे अच्छा है कि ये थ्योरम 1.2 ही है, इसलिए आप लिख दो यूजिंग थ्योरम 1.2 थ्योरम का 1.2 थ्योरम का प्रयोग करते हुए मैं लिख सकता हूं, यदि 5 कोई प्राइम नंबर है किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करा तो 100% प्राइम नंबर उस इंटीजर को डिवाइड कर देगा। बस रीजन लिख देना यूजिंग थ्योरम 1.2, बहुत ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, 5 डिवाइड्स जो बी है इस वाले को आप मान लेना इक्वेशन नंबर क्या मान लेना थर्ड मान लेना। अब सुनो बहुत ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट इसको माना हो, सेकेंड इसको और थर्ड इसको। मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन सेकेंड, ये वाला सेकेंड और ये वाला थर्ड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या लिखा है, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड्स ए, 5 बी को भी डिवाइड्स कर रहा है 5 डिवाइड्स बी। मैंने आपको बताया इस सिंबल का मतलब, जो ऐसे देखो जो सिंबल्स लिख रहा हूं देखो, ठीक है, 5 डिवाइड्स ए, इस डिवाइड्स का सिंबल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। ऐसे एक जो लाइन खड़ा कर रहा हूं ऐसे 5, इस लाइन का मतलब होता है बेटा डिवाइड्स, 5 डिवाइड्स ए। आप इस लाइन को ना खींच करके आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे 5, इसके जगह लिख देना डिवाइड्स ए, मतलब मेरे कहने का मतलब आप ऐसे भी डिवाइड्स लिख दो 5 डिवाइड्स ए, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है सिंबल के फॉर्म में लिखना 5 डिवाइड्स ए, इसलिए मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं, आपकी मर्जी 5 डिवाइड्स ए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर बच्चा सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या मिल रहा है कि 5 क्या ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 क्या बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि जो 5 हो गया ए और बी का क्या हो गया कॉमन फैक्टर हो गया। भाई ए जो है 5 से भी डिविजिबल है, बी जो है वो 5 से भी डिविजिबल है, माने ए और बी दोनों 5 से कट रहा है। और ऊपर क्या आपने माना था कि ए बी जो है इंटीजर से हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बात समझिए,
कंट्रडिक्शन एराइज कैसे हो रहा है, कैसे आपको पता चला कि कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है? हम तो यही जानते थे, अभी तक हम लोग यही मान के चल रहे थे कि ए बी का जो कॉमन फैक्टर एक के सिवा नहीं है, एक के सिवा नहीं है। यहां पर क्या आने लगा, ए और बी का कॉमन फैक्टर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से क्या आने लगा, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आने लगा बच्चों, 5 आने लगा। हम तो मान के चले थे भाई कि ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा नहीं है। यहाँ पर ए और बी का कॉमन फैक्टर इक्वेशन 2 और 3 से हमको क्या देखने को मिल रहा है, 5 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। यहाँ पर किसका विरोध हो रहा है कि ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पर इस लाइन का, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड और थर्ड मिलके क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर कंट्रडिक्शन एराइज होने लगा। कंट्रडिक्शन एराइज क्यों हुआ, √5 को रेशनल मानने से। इसका मतलब √5 रेशनल नहीं होगा, होगा क्या, इरेशनल। इन्हीं सब सारी बातों को लिखित रूप में अभी लिख करके हम लोगों को क्या करना बच्चों, ठीक है, लिख के हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिखने जा रहा हूं, लिखूंगा, लिख के शो करूंगा, लिखना पड़ेगा। तो ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड से लिखोगे वी ऑब्टेन, लिखोगे बेटा वी ऑब्टेन दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर। ध्यान देना, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। भाई इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से आपने क्या ऑब्टेन किया कि जो 5 है बच्चा, ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर। उसी बात को बेटा मैं लिखित रूप में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इतना लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद, ठीक, आपने देखा कि 5 क्या ए और बी का कॉमन फैक्टर है। बट ये लाइन जो है भाई, ठीक है, बट लिखोगे, फिर नीचे लिखोगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स, लिखोगे बट दिस contradicts the fact that A and B having no common factor other than 1, ठीक है, देन 1। भाई ये 5 क्या है, ए और बी का, ठीक है, कॉमन फैक्टर। ये लाइन किसका विरोध कर रही है कि भाई, ये लाइन विरोध कर रही है कि ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के, ए और बी का एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका ये 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है ए और बी का। इसका मतलब इस लाइन का बेटा, ठीक है, ये जो नीचे लाइन लिखा हूं, ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इस लाइन का ऊपर वाली लाइन क्या कर रही है, विरोध कर रही है। विरोध का मतलब मतभेद पैदा यहाँ पर हो रहा है। देखो भाई, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम लोग तो मान के चले थे कि ए और बी का एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखने के बाद हमको पता चला कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट का जो हम लोग ऊपर देखो स्टेटमेंट लिखे थे, ऊपर हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे कि ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस स्टेटमेंट का बताओ, ठीक है, ए वाली लाइन विरोध कर रही है कि नहीं? बोलोगे हाँ सर कर रही है। हमने तो माना था कि ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा नहीं होगा, लेकिन ए वाली जो लाइन है क्या बोल रही है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। इस लाइन का बेटा, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन हमारा शुरू में लिखे थे, इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। अच्छा, विरोध कर ही क्यों रही है? क्योंकि हमने, ठीक है, √5 को, ठीक है, इरेशनल के बजाय उसके अगेंस्ट हमने रेशनल मान लिया था, इसीलिए ऐसा कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। तो थोड़ा सा आगे लाइन लिखोगे, आगे आपको लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, द कंट्रडिक्शन एराइजेस, लिखोगे सो द contradiction arises by assuming √5 is a rational। ठीक है भाई, कंट्रडिक्शन एराइज हो ही क्यों रहा है? क्योंकि √5 को रेशनल मानने से ही कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। ठीक है, अगर √5 को रेशनल अगर नहीं माने होते तो कंट्रडिक्शन एराइज नहीं होता, लेकिन √5 को हमने रेशनल मान लिया, तो रेशनल मानने की वजह से ही ऊपर ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा 5 आ रहा। कंट्रडिक्शन एराइज होने के पीछे रीजन नहीं है कि हमने √5 को रेशनल मान लिया था। तो कंट्रडिक्शन एराइज होने के पीछे एक रीजन यही है कि हमारा √5 को क्या रेशनल मानना ही कंट्रडिक्शंस पैदा कर रहा है। इसका मतलब लास्ट में आपको हेंस बोलना पड़ेगा कि हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब कि √5 रेशनल नहीं होगा।
ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, एक इरेशनल नंबर होगा। √5 एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इतनी बातें लिख करके बस लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इतनी बात आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखित रूप में सब कुछ दिखाना है तो लिखना पड़ेगा। स्टेप थोड़ा सा एक दो बार समझ लेंगे, एक दो बार अपने कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेंगे, सारा स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल है, एक बार मैं क्विक रिवीजन करने जा रहा हूँ, √5 के रेशनल कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, सुन लो। सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा आपके एग्जाम में कि प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। 2025 में भी आपकी बार क्वेश्चन पूछा गया था, 24-23 लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, हर साल रिपीट करके पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे बच्चा कि मान लोगे कि इफ पॉसिबल लेट √5 बी इरेशनल। भाई √5 इरेशनल आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, क्योंकि रूट के अंदर कोई अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो वह इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये आप जानते हो कि √5 इरेशनल है, लेकिन स्टेटमेंट और कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके बच्चों √5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो भाई इरेशनल प्रूव करना है तो इसके अगेंस्ट हम लोग क्या रेशनल इसको मान लेंगे। तो मानेंगे भाई इफ पॉसिबल लेट √5 बी रेशनल, हमने रेशनल मान लिया। उसके बाद क्या करोगे कि लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a by b। भाई रेशनल मान लिया तो मान लो कि √5 अगर रेशनल है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, a by b होगा, जहां a और b इंटीजर्स होंगे और हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अर्थात a और b को प्राइम होंगे। कहने का मतलब भाई a और b का अपने सिंपलेस्ट फॉर्म माना, इसका क्या मतलब हुआ, जब a और b a by b जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो a और b का कॉमन फैक्टर क्या, एक के सिवा कोई नहीं होगा, अर्थात a और b आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो रेशनल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब इतना कुछ लिखने के बाद लिखोगे नाउ √5 को a by b के इक्वल लिख दोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि अपने रेशनल मानना है और a by b के ही इक्वल मानना है। ठीक है, जहां पर a और b आपके क्या है, को प्राइम्स हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो a by b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा a² = 5b²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब बात समझो, अब देखो राइट साइड वाला 5b² किससे कट रहा है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 5b² किसके इक्वल है, a² के, इसका मतलब a² भी 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो यहाँ पर a² = 5b² है, अगर तो b² कितना हो जाएगा, कहोगे सर a² अपान के 5। देखो तो क्या a² 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि जो 5 है a² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आपको पता है कि 5 कोई अगर प्राइम नंबर है, a² किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 5 प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लिख सकते हो 5 डिवाइड्स a यूजिंग थ्योरम 1.2 थ्योरम यही बोलती है अगर p कोई इंटीजर्स है, सॉरी p कोई अगर प्राइम नंबर है वो किसी इंटीजर a² को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर p उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। 1.2 थ्योरम एनसीईआरटी यही बोलती है। अब देखो हम ये भी जानते हैं अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब देखो अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो 100% c एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो a = 5c इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिख सकते हो a = 5c, जहां c क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। माने a क्या है, डिविडेंड है, a क्या है, डिविडेंड है, जो डिवाइड कर रहा है डिविजर है। 100% डिविडेंड इक्वल डिविजन इनटू कोसेंट, c क्या होगा, कोई इंटीजर्स होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो a का मान 5c इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिख भी देना, लिखना भी पड़ेगा पुटिंग, मैं लिखा नहीं हूं, लिखना भी पड़ेगा पुटिंग, लिख देना अपना ऐसे ऐसे लिख देना, पुटिंग a = 5c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देना। ठीक है, a का मान 5c इस इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट में पुट करने पर, एक जगह देखो 5c, एक जगह कितना 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b², 5 के स्क्वायर 25, c² = 5b², 5 × 5 5 5 25, 5c² कितना हो गया, b²। अब बहुत ध्यान से देखो भाई 5c² कितना हो गया, b²। इसका मतलब जानते हो, इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, c² = b² अपान के 5। अब देखो b² 5 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल डिविजिबल है। क्वेश्चन कितना आ रहा है, c², इसका मतलब जो 5 है डिवाइड्स करेगा किसको, b² को। देखो 5 डिवाइड्स किसको कर रहा है, b² को। क्यों डिवाइड्स कर रहा है, क्योंकि 5c² 5 से डिविजिबल है और 5c² किसके इक्वल है, b² के इक्वल है। इसका मतलब b² भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, और 5 कोई प्राइम नंबर है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर p उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा यूजिंग थ्योरम
क्या 1.2। इसको मान लो इक्वेशन में कितना थर्ड। आपने देखा इक्वेशन सेकेंड क्या आया 5 डिवाइड्स ए, इक्वेशन थर्ड क्या आया 5 डिवाइड्स बी। इसका मतलब ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल है, अर्थात ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। हमने क्या मान के रखा था भैया कि ए और बी इंटीजर्स है, इनका कॉमन फैक्टर 1 के सिवा नहीं है। यहाँ पर 1 के सिवा 5 भी आ रहा है। इस लाइन का ए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड विरोध कर रहा है कि नहीं भैया कर रहा है। इसी बात को ठीक है लिखित रूप में कैसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। भाई इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हम लोगों ने प्राप्त किया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। लेकिन बट ये जो लाइन है बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मतलब ये जो लाइन है ठीक है, ये जो लाइन है ठीक है ये लाइन इस लाइन का विरोध कर रही है। किस लाइन का विरोध कर रही है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 के सिवा नहीं है। ठीक है इसका ए वाली लाइन क्या कर रही है विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि 5 तो ए और बी का कॉमन फैक्टर आने लगा। हमने मान के रखा था कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 के सिवा नहीं है, अर्थात इस वाले लाइन का ए वाली लाइन क्या कर रही है विरोध कर रही है। विरोध हो ही क्यों रहा है, ये सब विरोध होना, ये सब बवाल हुआ ही क्यों? सारा बवाल इसीलिए हुआ क्योंकि रूट 5 को आपने क्या मान लिया था, गलती से रेशनल मान लिया था। तो भाई कंट्राडिक्शन तो एराइज होना ही होना है, इसका मतलब लिखना पड़ेगा। सो द कंट्राडिक्शंस एराइजेस बाय एज्यूमिंग रूट 5 इज अ रेशनल। इतना सारा कंट्राडिक्शन एराइज होने के पीछे रीजन एक ही है कि हमारा रूट 5 को रेशनल मानना ही, ठीक है, रेशनल मानना ही सब कंट्राडिक्शन एराइज कर रहा है। इसका मतलब कि रूट 5 को क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, रेशनल ही होगा। रेशनल मानोगे तो कंट्राडिक्शंस एराइज होगा, मतभेद पैदा होगा। इसका मतलब रूट 5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इतनी सारी बातों को लिख करके समझाना है और मैंने आपको लिखित रूप में एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे, ऊपर का लिखना ही है। ठीक है, ऊपर में अगर थोड़ा सा छोटा करना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ये नहीं लिख सकते हो, मत लिखना, बोलू न मन करे तो ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हो कि ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, लास्ट में क्या दिखा दोगे, लास्ट में दिखा दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इतना तो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिख दोगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, जो हम अदर देन फैक्टर 1 लिख रहे थे उसके जगह आप को प्राइम लिख दोगे। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। इसका मतलब कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, इसका ऊपर वाली लाइन क्या कर रही, विरोध कर रही है। इसका मतलब कि द कंट्राडिक्शन एराइजेस बाय एज्यूमिंग रूट 5 इज अ रेशनल। रूट 5 को रेशनल मानना ही, ठीक है, हमारा कंट्राडिक्शन अगर पैदा कर रहा है तो इसका मतलब रूट 5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इतनी बातों को लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। तो को प्राइम भी लिख कर सकते हो या ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिख कर भी अपनी बातों को क्या कर सकते हो, रह सकते हो। दोनों स्टेप आपका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड एग्जाम में कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना आ गया। स्टेटमेंट कैसे लिखना वो आपको समझा दिया। और सुनो, आपका क्वेश्चन में अब बोर्ड एग्जाम में रूट 2 वाला भी पूछता है, रूट 3 वाला भी पूछता है। उसका स्टेटमेंट मैं बस लिखा हूं, बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बात समझना। देखो, जो कि हर साल बच्चों याद रखना, और रूट 5 को रेशनल प्रूफ करना, रूट 2 को, रूट 3, इसमें से किसी एक को दे देता है। अगर एक का स्टेप जान लिए तो 5 के जगह 2 या 2 के जगह 3, बस आपको चेंज कर देना, बाकी सारी प्रक्रिया वही होंगी। आओ हम लोग देर न करते हुए प्रूफ करते हैं कि प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है, बस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सुनो। सबसे पहले लिखना पड़ेगा इफ पॉसिबल। ठीक है, इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल लेट रूट 2 बी अ रेशनल। यदि संभव हो सके तो मान लीजिए कि रूट 2 क्या है, रेशनल है। ठीक है, मैंने रूट 2 को रेशनल प्रूफ करना, इसके अगेंस्ट आपको रेशनल मान के काम करना होगा। ठीक है, और कंट्राडिक्शन एराइज होने लगेगा तो हमको बोलना पड़ेगा भाई कि रूट 2 को रेशनल मानने से कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है, इसका मतलब रूट 2 रेशनल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इफ पॉसिबल लेट रूट 2 बी रेशनल एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए बाई बी। भाई रेशनल आपने माना तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी मान लो। तो मान लिया रूट 2 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ए बाई बी है। लिख देना वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। भाई मान लो कि ए और बी का जब सिंपलेस्ट फॉर्म है तो सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि ए और बी क्या का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं होगा, और बी इज नॉट इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर वाला जो रेशनल नंबर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर वाला जो इंटीजर्स होगा वो 0 के इक्वल
नहीं होगा। इतना सब कुछ लिखने के बाद अब लिखोगे नाउ स्टेप चलने लगा, लिखोगे √2 को आपने a बाई बी के इक्वल माना था तो उसकी इक्वल लिख दो। अब क्या कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, इधर ऊपर को ऊपर स्क्वायर, नीचे के नीचे स्क्वायर करोगे भाई तो a स्क्वायर बाई कितना b स्क्वायर। अब बात समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अब बात समझना, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जब 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ध्यान देना, b स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो a स्क्वायर अपान के क्या लिख सकते हो 2, b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो a स्क्वायर अपान के 2 लिख सकते हो। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखो, a स्क्वायर किससे, इस 2 से डिविजिबल है, क्वोशिएंट कितना मिल रहा है b स्क्वायर, तो लिख देना कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, आपको पता है कि जब 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 2b स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब 2 क्या a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। समझ रहे हो कि नहीं, माने a स्क्वायर का भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 × b स्क्वायर मिला। ठीक है, इसका मतलब कि जब राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर 2b स्क्वायर 2 से अगर डिविजिबल है तो आपका RHS भी a स्क्वायर भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो वही लिखा गया कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। रीजन क्यों, क्योंकि 2b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2b स्क्वायर अगर a स्क्वायर के इक्वल है तो 100% 2 क्या डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। हमने थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी के पढ़ा है कि अगर 2 अगर कोई प्राइम नंबर है किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह प्राइम नंबर 2 उस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2 डिवाइड्स a आल्सो। ठीक है, लिख देना यूजिंग थ्योरम 1.2, सबसे अच्छा लिख देना, या ए भी लिख सकते हो कि 2 इज द प्राइम नंबर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a, ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो, जब 2 डिवाइड्स कर रहा है, क्या 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, a को, तो 100% सी एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट जरूर करेगा जो a इज इक्वल टू, ठीक है, जो क्या कहां पर, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 2 अगर a को डिवाइड्स कर रहा है तो आप लिख सकते हो कि a अपान के 2 इक्वल टू सी। भाई अगर 2 a को डिवाइड्स कर रहा है तो c एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो बेटा a इक्वल टू 2 × c इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वहीं लिख दिया गया कि a इक्वल टू 2c। भाई 2 डिवाइड्स a को कर रहा है तो 100% a इक्वल टू 2c। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट, जहां पर c क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। ठीक है, क्वोशिएंट के रूप में आएगा, वैल्यू कोई क्वोशिएंट ही होगा c। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब a का मान 2c इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान के रखा है। ठीक है, तो पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन में फर्स्ट वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, आगे लिखा गया है। जब पुट करोगे देखो यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट था क्या, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, देख लेते इक्वेशन फर्स्ट क्या था भाई, और 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यही आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब देखो जब इस a के जगह अगर आप पुट करोगे 2c, देखो इस a के जगह जब पुट करोगे 2c तो देखो क्या हो जाएगा, देखो जब यहाँ पर देखो इस a के जगह जब 2c पुट करोगे तो हो जाएगा 4c स्क्वायर। देख लो भाई, जब इस a के जगह भाई जब देखो 2b स्क्वायर आने दो, इस a के जगह 2c पुट करोगे, होल स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर, समझ रहे हो कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना 4c स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, काट दो तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब बात समझो, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, तो हमारा हो गया भाई कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, या तुम लिख सकते हो b स्क्वायर अपान के 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो c स्क्वायर। अरे 2 को भाई नीचे भेज दो तो b स्क्वायर अपान के 2 इक्वल टू c स्क्वायर लिख सकते हो। अब बहुत ध्यान से देखो कि b स्क्वायर किससे 2 से डिविजिबल है, b स्क्वायर बाई किससे, देखो b स्क्वायर किससे 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि देख लो क्वेश्चन के रूप में c मिल रहा है, इसका मतलब कि 2 डिवाइड्स किसको कर रहा है b स्क्वायर को। जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 किसको b को भी डिवाइड करेगा। यूजिंग थ्योरम 1.2 यही बोलती है कि 2 अगर कोई प्राइम नंबर है किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो 100% वो प्राइम नंबर 2 उस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इक्वेशन थर्ड बना लेना। अब बहुत ध्यान से देखो, हमने मान के रखा था कि a और b का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं है। इक्वेशन सेकेंड कहां गया, इक्वेशन फर्स्ट, देखो इसको आप लोग मान लेना इक्वेशन सेकेंड 2 डिवाइड्स a, इक्वेशन सेकेंड देखो 2 डिवाइड्स a है, इक्वेशन थर्ड देखो 2 डिवाइड्स b है। तो इक्वेशन बेटा इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से आपको क्या मिला, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से आपको क्या मिला कि भाई जो 2 है a और b का कॉमन फैक्टर, जो 2 है a और b का क्या है बच्चों, कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 a और b का कॉमन फैक्टर है, हमने क्या मान के रखा था कि
ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं है, अर्थात ये जो लाइन है एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इस लाइन का ये वाली लाइन क्या कर रही है, विरोध कर रही है। बात समझिए, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, इतना लिख दोगे। ठीक है, 2 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर मिल रहा है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, ए और बी का एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका ये वाली लाइन क्या करने लगी, विरोध करने लगी। ठीक है, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा द कंट्राडिक्शंस अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट √2 इज रेशनल। तो √2 को रेशनल मानने से कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो रेशनल मानना ही √2 को क्या था, गलत था। इसका मतलब लास्ट में हेंस लिख देना पड़ेगा, अतः √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आशा करते हैं कि पूरा स्टेटमेंट आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे, और मेन चीज है कि आपको समझ में आया होगा। बातें समझ रहे हो ना, आपको समझ में आया होगा। और मैं बता दूं कि जो ऐसे लिख रहा हूँ 2 एक खड़ी पाई एक करके ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब डिवाइड्स होता है। ठीक है, आप हिंदी में अगर डिवाइड्स लिखना चाहो तो 2, ठीक है, डिवाइड्स, ठीक है, ए ऐसे भी लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स DIVIDES। ठीक है, डिवाइड्स 2 डिवाइड्स ए ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 ऐसे करके डिवाइड्स ए ऐसे। ठीक है, जैसे मर्जी आप बोर्ड एग्जाम में वैसे लिखो, आप जो भी सुविधाजनक हो। ठीक है, तो आशा करते चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ भी नहीं है। अब देखो √3 वाला भी देख लो, सेम चीज वही लिखा गया है। अगर आपको √3 को भी इरेशनल प्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा कि √3 को उसके अगेंस्ट रेशनल मानना होगा। तो लिख दोगे इफ पॉसिबल लेट √3 बी ए रेशनल नंबर एंड its simplest form be a by b where a and b are integers having no common factor other than 1 and b is not equal to 0। इतनी बातें लिखनी पड़ेगी भाई कि √2 एक रेशनल नंबर, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a by b है जहां a और b इंटीजर्स है, और हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म है तो एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर a और b का नहीं होगा, अर्थात a और b क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, और b इज नॉट इक्वल टू 0। इतना मान के लिखना पड़ेगा। अब लिख दोगे √3 को a by b की इक्वल, क्यों, क्योंकि आपने √3 को रेशनल मानना, किसकी इक्वल माना, a by b की इक्वल माना है, तो उसकी इक्वल लिख देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। तो √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, a स्क्वायर बाई कितना b स्क्वायर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू कितना, a स्क्वायर। अब बात समझना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान देना। अब सुनो, देखो 3b स्क्वायर में अगर मैं 3 के डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर भी 3 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर 3b स्क्वायर के ही इक्वल है। तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स करेगा a स्क्वायर को, क्यों करेगा, क्योंकि भाई 3b स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, और 3b स्क्वायर किसके, a स्क्वायर की इक्वल है, इसका मतलब 3a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और आपने थ्योरम पढ़ा है NCERT का 1.2 थ्योरम, ये बोलता है कि अगर 3 कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह प्राइम नंबर 3 उस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिंपल, अगर 3 इस इंटीजर a को डिवाइड कर रहा है तो आप लिख सकते हो a इक्वल टू 3c लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जो 3 है इस a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब c एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो a इक्वल टू 3c इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वही लिखा हूं कि a इक्वल टू 3c लिख सकते हो, जहां पर c क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, c इज नथिंग बट कोसेंट। c देखो कोसेंट की ही वैल्यू आएगी, बात समझो। अब यही a का मान 3c, इक्वेशन नंबर क्या कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, a का मान 3c, इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो अब हो क्या जाएगा, देखो अब देखो जब पुट करोगे तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। जब a के जगह जब तुम पुट करोगे क्या, a के जगह जब तुम पुट करोगे बेटा 3c तो पुट कर दो, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a के जगह 3c पुट करोगे तो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9c स्क्वायर, वही लिखा गया है। 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, देखो इस a के जगह जब पुट करोगे 3c तो हो जाएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 के 9, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3c स्क्वायर हो गया। अब बात समझो भाई, 3c स्क्वायर 3 से कट रहा है, इसका मतलब कि b स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 3c स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब कि जो 3 क्या कर देगा, b को भी डिवाइड, b स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। क्यों डिवाइड करेगा भाई, कि 3c स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, और 3c स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब कि 3b स्क्वायर को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और जब 3 एक प्राइम नंबर है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर 3 उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेना, थर्ड मान लेना, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेना, क्योंकि पहले हम सेकेंड और फर्स्ट मान चुके हैं। इसको हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकेंड, इसको मान लेना सेकेंड, इसको लिख देना सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकेंड क्या है कि इसको इक्वेशन सेकेंड मानना बेटा, सेकेंड इसको मानना। ठीक है, 3 डिवाइड्स a को इक्वेशन सेकेंड मानना, और 3 डिवाइड्स b को इक्वेशन थर्ड मान लेना। बात समझो, इक्वेशन
सेकेंड और थर्ड से, क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड से हमको क्या मिल रहा है, वी ऑब्टेन दैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जो 3 है ए और बी का कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन हमने मान के रखा था कि ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं होगा, अर्थात ए और बी को प्राइम्स होंगे। यहाँ पर को प्राइम्स नहीं बल्कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। इसका मतलब बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। माने यहाँ पर ए और बी का एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये वाली लाइन क्या कर रही है, विरोध कर रही है, कंट्राडिक्शन एराइज कर रही है। तो कंट्राडिक्शन एराइज हो ही क्यों रहा है, √2 को या √3 को रेशनल मानने से। तो लिख दोगे भाई कि दिस मीन्स, क्या लिखोगे, दिस मीन्स दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारा जो सपोजिशन था √2 को या √3 को रेशनल मानना, वो हमारा गलत था। हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, अतः √3 क्या होगा, एक इरेशनल। तो आप ऐसे भी, ठीक है, कुछ शार्ट करके लिखना चाहते हो लिख सकते हो। दिस मीन्स दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा जो मानना क्या गलत था। क्या मानना गलत था, √2 को √3 को रेशनल मानना ही गलत था। तो सबसे अच्छा मैं तो कहता हूँ कि उसी स्टेप को लिखो कि, ठीक है, द कंट्राडिक्शंस अराइजेस बाय एज्यूमिंग, ठीक है, √3 इज रेशनल। √3 को रेशनल मानना हमारा क्या था, गलत था, इसलिए √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अपनी बातों को लिखित रूप में लिख करके समझा सकते हो। देखो अगला जो क्वेश्चंस मिलेगा हम लोगों को इस टाइप का मिलेगा कि सो दैट 5 - √3 इज रेशनल। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। देखो मिलेगा अगले क्लास में कि प्रूव द सो दैट 5 + √3 इज रेशनल। ये सब सारे क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। तो इस वीडियोस में बेटा हम लोग यहीं तक अपनी बातों को एंड करेंगे। आशा करते हैं, ठीक है, कि √5, √3, √2 ऐसे नंबर्स को बेटा आप लोग इरेशनल प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। मैं आपको जाते जाते ये बता दे रहा हूं कि अगर इन ऐसे नंबर्स को अगर इरेशनल प्रूव करना तो इसके अगेंस्ट आपको इनको रेशनल मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, एक बार मैं रिवाइज करके चला जा रहा हूं। जैसे मान लो कि √5 को ही अगर हम लोगों को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, तो हमको मान लेना पड़ेगा इसके अगेंस्ट √5 को मान लेना, रेशनल मान लेना। ठीक है, रेशनल मान लोगे तो मान लेना वो रेशनल नंबर a/b के इक्वल है और अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने माना, इसका मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं होगा। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। इतना मानने के बाद अपनी प्रक्रिया जो है लिखना स्टार्ट करोगे। लास्ट में आपको आने लगेगा कि 5 जो है ए और बी का दोनों कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक और बी का एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस लाइन का 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एंड बी, ये लाइन विरोध करने लगेगी। ये विरोध हो ही क्यों रहा है, √5 को रेशनल मानने की वजह से ही ये विरोध जो है कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। इसका मतलब कि √5 को रेशनल मानना ही हमारा गलत था। इसका मतलब हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसी बातों को लिख करके बेटा आपको बस लिखित फॉर्म में आपको स्टेटमेंट देना है बोर्ड एग्जाम में। सारी चीज़ों को लिखेंगे तो ही आपको 3 में 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। कोई बात अगर नहीं लिखते हैं, एग्जामिनर को लगा कि जो लिखना चाहिए था स्टेप बच्चे ने नहीं लिखा, कुछ कट किया है, तो 3 मार्क्स मिल के आपको 2.5 या 2 नंबर्स भी आपको मिलेंगे। तो पूरा का पूरा 3 मार्क्स पाने के लिए बच्चों सारे के सारे स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि बेटा आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बेटा जय हिंद बच्चों, बाय बाय।